नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी आधारित साइकोलॉजी की ये क्लास नंबर 3 रहेगी दोस्तों। रीट मेंस अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के लिए हम देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों। जो हमारा सिलेबस है और जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी ये क्लासें रह रही है दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान से इनको आप अटेंड कीजिएगा। लगभग 20 से 25 बीच में क्लासें होगी हमारी और उनके अंदर कंप्लीट साइकोलॉजी आपके सामने रहेगी दोस्तों। पहले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर सभी क्लासें मिल जाएगी। नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी शिक्षा मनोविज्ञान की जो शिक्षण विधियां हैं उनकी दोस्तों। क्लास नंबर 2 में हमने देखा था शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और महत्व। उसी महत्व में आती है ये शिक्षण विधियां। यहां से आपका जो सब्जेक्ट है उसमें भी जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन बनते हैं वहां पर ये विधियां पूछी जाती है। तो सभी के लिए समान, अगर आपने शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियां पढ़ ली तो मानकर चलिए, चाहे आप हिंदी से, चाहे एसएसटी से, चाहे विज्ञान से, चाहे मैथ से, किसी से एग्जाम दे रहे हैं, शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। सबसे बड़ी बात, कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको लेनी है तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, उस पर जाइए, फॉलो कीजिए और मैसेज कर दीजिए दोस्तों। आज हम देख रहे हैं शिक्षण विधियां शिक्षा मनोविज्ञान की ओर। पहली विधि आती है अंतर्दर्शन विधि या आत्मगत निरीक्षण विधि दोस्तों। खुद का निरीक्षण, अंतर यानी खुद में, दर्शन खुद का आंतरिक दर्शन करना दोस्तों। अंतर्दर्शन का अर्थ होता है अंतस या अंदर का निरीक्षण करना दोस्तों। ये सर्वाधिक प्राचीन विधि तथा सबसे पहली विधि है दोस्तों, जिसे अंतर निरीक्षण पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 लाइनों से 3 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हो रहे हैं। अंतर्दर्शन बोलो या अंतर निरीक्षण पद्धति बोलो, यही विधि है। अंतर निरीक्षण या अंतर्दर्शन का अर्थ है अंदर का निरीक्षण। समझ गए यहां से? रचनावादी संप्रदाय के जनक विलियम वुंट तथा उनके शिष्य टिचनर ने इसका क्या किया था? प्रतिपादन किया था दोस्तों। जब मनोवैज्ञानिक अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो यह विधि अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। चाहे आप खुद की दशा का खुद आकलन कर रहे हैं या कोई मनोवैज्ञानिक कर रहा है तो वो अंतर्दर्शन विधि ही काम में ले रहा है दोस्तों। आगे देखिए, अंतर्दर्शन विधि का अर्थ टिचनर के अनुसार क्या है? अपने अंदर देखना ही क्या है? अंतर्दर्शन है। ये नहीं है कि शरीर को ओपन करके देखिए, शरीर को चीड़ फाड़ के नहीं, अपनी चिंतन कीजिए अपने बारे में, वो ही अंतर्दर्शन है दोस्तों। अंतर्दर्शन में व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक स्थिति का अवलोकन करता है तथा अपनी स्वयं की मानसिक क्रियाओं का क्या करता है? निरीक्षण करता है। शायद इतनी चीजों से आपको समझ में आ गया होगा अंतर्दर्शन होता क्या है। हम यहाँ पे बोलकर थ्योरी कम करते हैं, लिखकर थ्योरी ज्यादा देते हैं, जिससे आप अगर नोट्स भी पढ़ रहे हैं हमारे तो आसानी के साथ आपको हर चीज समझ में आ जाए दोस्तों। अंतर्दर्शन का अर्थ निरीक्षण है, किंतु वुडवर्थ के शब्दों में आत्म निरीक्षण है। वुडवर्थ ने कहा कि अंतर्दर्शन का अर्थ है आत्म निरीक्षण दोस्तों। प्राचीन काल में बहुत अधिक प्रयोग होता था, किंतु आधुनिक काल में अधिक वैज्ञानिक नहीं मानी जाती, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। प्राचीन काल में इस विधि का बहुत प्रयोग होता था, वर्तमान में इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है दोस्तों। अब देखिए, चेतन अनुभूति के अंतर्दर्शन में 3 तत्व हैं: संवेदना, भास और प्रतिमा। संवेदना, भास और प्रतिमा दोस्तों। अब देखिए, देखते हैं अंतर्दर्शन विधि के गुण दोस्तों। 6 गुण लेकर आया हूं। इस विधि में व्यक्ति मानसिक क्रियाओं का स्वयं निरीक्षण करता है। पहला गुण, स्वयं निरीक्षण करेगा मानसिक क्रियाओं का। इस विधि में निरीक्षक को किसी यंत्र या प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। कोई यंत्र, कोई प्रयोगशाला, कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। यह विधि खर्चीली नहीं है तथा इसमें समय का प्रतिबंध भी नहीं है। यह विधि आपकी खर्चीली विधि नहीं है और ना समय का प्रतिबंध है इसमें।
इस विधि द्वारा व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति का बोध होता है। ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति को जो मानसिक स्थिति है उसका पता चल जाता है दोस्तों। यह पद्धति सरल एवं सुगम है। किसी विशिष्ट तैयारी की आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती है। कोई भी विधि हम काम में ले रहे हैं तो पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है। इसमें कोई तैयारी नहीं करनी है, आप बैठिए और सोचिए अपने बारे में। इस विधि में किसी यंत्र या सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह विधि बिल्कुल भी खर्चीली नहीं है दोस्तों। यह तो हो गए गुण। अब देखिए अंतर्दर्शन विधि के दोस्तों। यह विधि व्यक्तिगत या आत्मनिष्ठ होती है, अतः यह विधि पूर्णतया अमनोवैज्ञानिक है। यह पद्धति मानव व्यवहार के अध्ययन हेतु अधिक उपयोगी नहीं है। खुद का निरीक्षण खुद कर रहा है, मतलब जब आवश्यकता पड़ती है तो वो खुद के स्वार्थ के लिए अपना निरीक्षण अच्छा भी कर सकता है, इसलिए क्या नहीं है, ये उपयोगी नहीं है दोस्तों। ये पशु पक्षियों, बालकों व मानव विक्षिप्तों हेतु अधिक उपयोगी नहीं है। इस पद्धति का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति इस पद्धति का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग नहीं कर पाता है दोस्तों। इस पद्धति में दृष्टा एवं दर्शे दोनों एक ही व्यक्ति होने से निरीक्षण अधिक शुद्ध नहीं होता है। निरीक्षण करने वाला, निरीक्षण जिसका होना है वो एक ही आदमी है, तो शुद्ध निरीक्षण हमें प्राप्त नहीं होता है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान प्रामाणिक नहीं होने के कारण इसका प्रयोग कम किया जाता है दोस्तों। यह अंतर्दर्शन विधि के क्या है, दोष है दोस्तों। यह थी आपकी अंतर्दर्शन विधि। अगली विधि आती है हमारी बहिर्दर्शन विधि दोस्तों, जिसके प्रतिपादक या जनक बोले तो वो है जेबी वॉटसन दोस्तों। जब दूसरे के व्यवहार तथा उसकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन मनोवैज्ञानिक हो तो बहिर्दर्शन पद्धति कहलाती है। मनोवैज्ञानिक तरीके से हम किसी दूसरे का व्यवहार है या उसकी मानसिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं तो ये बहिर्दर्शन विधि कहलाती है दोस्तों। बहिर्दर्शन पद्धति में निरीक्षण और परीक्षण दोनों ही विधियों को अपनाया जाता है। निरीक्षण भी किया जाता है, परीक्षण भी किया जाता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन कर उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, बहिर्दर्शन। इतनी प्यारी थ्योरी है, आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। किसी व्यक्ति के व्यवहार का, आप बैठे हैं, आपके सामने कोई बैठा है, उसके व्यवहार का आप अवलोकन करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो मान लीजिए कौन सी विधि काम में ले रहे हैं, बहिर्दर्शन विधि काम में ले रहे हैं दोस्तों। समझ गए यहाँ पे। इसे प्रेक्षण विधि, अवलोकन या निरीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब देखिए बहिर्दर्शन विधि के प्रकार, 4 प्रकार बताए गए हैं। औपचारिक बहिर्दर्शन, अनौपचारिक बहिर्दर्शन, व्यवस्थित बहिर्दर्शन और आकस्मिक बहिर्दर्शन दोस्तों। जो औपचारिक बहिर्दर्शन है, इसके द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। औपचारिक में नियंत्रित परिस्थितियों में प्राणी का अध्ययन किया जाता है, प्राणी का जो व्यवहार है उसका अध्ययन। अनौपचारिक देखिए, इसके द्वारा प्राणी व्यवहार का निरीक्षण अनौपचारिक परिस्थितियों में किया जाता है, अनियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। व्यवस्थित बहिर्दर्शन, इसके द्वारा प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन पूर्ण योजनाबद्ध ढंग से किया जाता है। व्यवस्थित बहिर्दर्शन है, इसके अंदर जो प्राणी है उसके व्यवहार का अध्ययन है पूर्ण योजनाबद्ध ढंग से किया जाता है दोस्तों। बात करते हैं आकस्मिक बहिर्दर्शन की। यह निरीक्षण संयोग से ही घटित होता है, बिना किसी पूर्व योजना व तैयारी के प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। आकस्मिक, एकदम से ही किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना दोस्तों। इस विधि में प्रयुक्त उपकरण कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, ये सभी उपकरण है जो इस विधि के अंदर बहिर्दर्शन में काम में लिए जाते हैं दोस्तों। अब देखिए बहिर्दर्शन विधि के गुण। इसका प्रयोग शिशुओं, बालकों, किशोरों, प्रौढ़ों सभी पर किया जाता है, अतः यह पद्धति अधिक वैज्ञानिक, व्यापक, वैध व विश्वसनीय होती है दोस्तों। शिशु से लेकर प्रौढ़ तक सब पर इसको लागू किया जाता है दोस्तों। उपकरणों द्वारा किया गया निरीक्षण अपेक्षाकृत अधिक निष्पक्ष होता
है दोस्तों, जो हम अंतर्दर्शन में काम नहीं ले रहे थे। अचेतन, अर्धचेतन, विकृत व विक्षिप्त अवस्थाओं में भी इस विधि के द्वारा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कोई सी भी अवस्था हो, चाहे अचेतन में हो, चाहे अर्धचेतन में हो, चाहे विकृत हो, चाहे विक्षिप्त हो, चाहे विकलांग हो, सभी का जो अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है, वो इस विधि से किया जा सकता है। इस विधि के परिणाम अंतर्दर्शन विधि की अपेक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैध होते हैं दोस्तों। इस विधि में व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ उसकी शारीरिक दक्षता का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है दोस्तों। यह है बहिर्दर्शन विधि के गुण। आगे देखिए बहिर्दर्शन विधि के दोष। सभी व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन करना पूर्णतः संभव नहीं है। बहिर्दर्शन विधि के द्वारा आप सभी व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है दोस्तों ये चीज। पहला दोष यह पद्धति दोहरे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का अध्ययन करने में असमर्थ। जो जिनका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी दोहरा प्रकार की होती है, इधर भी उतर उधर भी उतर, इधर भी पक्ष उधर भी पक्ष, तो उनका जो है हम अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो इस विधि के द्वारा नहीं कर पाते। यह हो गई बहिर्दर्शन विधि। अगली हमारी विधि आती है प्रयोगात्मक विधि दोस्तों। मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख एवं वैज्ञानिक विधि है प्रयोगात्मक। प्रयोग के द्वारा मतलब क्या है, वैज्ञानिक विधि है, प्रमुख विधि है दोस्तों। गेरेट ने कहा था नियंत्रित दशाओं में प्रेक्षण ही प्रयोग है। नियंत्रित दशाओं के अंदर हम प्रेक्षण अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या है, प्रयोग है दोस्तों। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1879 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट के द्वारा किया गया था दोस्तों। प्रयोगशाला की स्थापना की थी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की विलियम वुंट ने 1869 में जर्मनी के लिपजिंग शहर के लिपजिंग विश्वविद्यालय में। समझ गए? उन्होंने लिपजिंग में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कर इस विधि को क्या बनाया, लोकप्रिय बनाया दोस्तों। प्रयोगात्मक विधि में वातावरण पर पूर्णतया नियंत्रण रखकर व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है जो किया जाता है। पर्यावरण पर तो नियंत्रण है पूरा का पूरा, और फिर व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है जो इसमें किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए प्रयोगात्मक विधि में, प्रयोगात्मक विधि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन की एक वैज्ञानिक विधि है। चाहे सामाजिक हो, चाहे शैक्षिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, चाहे नैतिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसकी वैज्ञानिक विधि है वो है प्रयोगात्मक विधि दोस्तों। प्रयोगात्मक विधि में नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोगशाला में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अब देखिए मनोवैज्ञानिक है, प्रयोग में मुख्यतः 3 तरह के चर होते हैं जो मनोवैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। उसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर, नियंत्रित या अस्थिर या संगत चर दोस्तों। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, नियंत्रित बोले, अस्थिर बोले या संगत बोले, ये तीसरा चर होता है दोस्तों। समझ गए? यहाँ पे आगे देखिए इनके बारे में। प्रयोगात्मक विधि का प्रमुख उद्देश्य चरों या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाना होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 3 चर हमने देखे, इन 3 चरों को एक ही उदाहरण के द्वारा हम समझ लेंगे। जैसे देखिए चरों के प्रकार, स्वतंत्र चर, ये वह चर होते हैं जिनका प्रभाव अन्य चरों पर देखा जाता है। जैसे नशीले पदार्थ है, इसका प्रभाव आपको अन्य चरों पर दिखाई देगा नशा करने से। समझ गए? आश्रित चर, ये वह चर होते हैं जिन पर स्वतंत्र चरों के प्रभाव को देखा जाता है। यह तो ऐसा है जिसका प्रभाव अन्य पर पड़ेगा, और आश्रित होता है जो स्वतंत्र पर आश्रित रहता है। जैसे ध्यान या ध्यान पर नशीली पदार्थों का प्रभाव के अध्ययन में ध्यान आश्रित व नशीले पदार्थ स्वतंत्र चर होते हैं। ध्यान तो क्या है, आश्रित है आपका, और जब नशीला पदार्थ है ये क्या आपका स्वतंत्र चर है। नशीला पदार्थ कोई व्यक्ति तो ले लेगा तो उसका जो ध्यान है, उसका जो चिंतन है उस पर असर पड़ेगा। तो चिंतन, ध्यान ये क्या हो गया, आपके आश्रित हो गए। नशीले पदार्थ क्या हो गए, स्वतंत्र चर हो गए दोस्तों।
नियंत्रित चर, ये वह चर होते हैं जिनको नियंत्रित कर दिया जाता है या जिन्हें कांस्टेंट रखा जाता है। जैसे दो समूह में एक को नियंत्रित और दूसरे को प्रयोगात्मक समूह बनाया जाता है तो उसे, जिसको हम नियंत्रित कर रहे हैं, उसको नियंत्रित चर कहेंगे दोस्तों। ये हो गए हमारे चर दोस्तों। अब बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि के सोपानों की। किसी चीज के बारे में हमें प्रयोग करना है तो सबसे पहले हमारे सामने आनी चाहिए समस्या। जो समस्या है या समस्या का हमें चयन करना होगा। उसके बाद हमें परिकल्पना का निर्माण, एक कल्पना बनानी होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रयोग करना होगा दोस्तों। प्रयोग अभिकल्प, प्रतिदर्श या न्यायदर्श का चयन करना होगा। वास्तविक प्रयोग व प्रदत्तों का संकलन करना होगा। प्रदत्तों का विश्लेषण करना होगा और निष्कर्षों की व्याख्या व नियमीकरण करना होगा। इन्हीं सोपानों के माध्यम से एक व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो उस पर प्रयोगात्मक विधि है वो लागू होती है दोस्तों। समझे, इन 7 चरणों से गुजरती है प्रयोगात्मक विधि। अब बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि के प्रकारों की। पहला, एकल समूह। इसमें एक ही समूह रखा जाता है और उसी पर प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एकल समूह में एक ही समूह और उसी पर प्रयोग किया जाता है। पूर्व या पश्चपरक प्रयोग, इसमें एक ही समूह रखा जाता है, उसी पर पूर्व परक और पश्चपरक का आयोजन किया जाता है। एक समूह और समूह के अंदर पहले भी उसकी जांच, प्रयोग, बाद में उसकी बचे हुए की जांच, इस प्रकार होता है। द्विसमूह प्रयोग, इसमें 2 समूह होते हैं जिनमें एक नियंत्रित और दूसरा प्रयोगात्मक समूह। एक को तो नियंत्रित रोक दिया जाता है और दूसरे पर प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये होते हैं प्रयोगात्मक विधि के प्रकार दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोगात्मक विधि रहती है। तो अब इसके हम देखते हैं गुण, और गुणों से रिलेटेड, इसके जो गुण है इनसे रिलेटेड आपको जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो आपका विद्यालयी विषय, उसके अंदर भी जो शिक्षण विधियां वहां पर एक क्वेश्चन मिल सकता है। पहला गुण आता है वस्तुनिष्ठता। किसे कहते हैं? अन्य विधियों की अपेक्षा यह विधि सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में प्रयोगकर्ता योजना अनुसार निश्चित परिस्थितियों में चरों के संबंध का अध्ययन करता है। इनसे प्राप्त परिणाम क्या होते हैं? विश्वसनीय होते हैं दोस्तों। दूसरा है कार्य या कारण संबंधों का अध्ययन। इस विधि के द्वारा कार्य व कारण के संबंधों का अध्ययन संभव है और कार्य शुद्धता से किया जाता है। इसके साथ ही संबंधों की मात्रा का भी इसमें अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तीसरी है प्रमाणीकरण की योग्यता। तीसरा गुण प्रमाणीकरण की योग्यता। प्रायोगिक विधि में प्रमाणीकरण की योग्यता अर्थात एक प्रयोगकर्ता द्वारा प्राप्त परिणाम अर्थात निष्कर्षों को दूसरे प्रयोगकर्ता उन्हीं विधि को अपनाकर दूसरे स्थानों पर यदि जांच करता है तो परिणाम सदैव समान आते हैं। प्रमाणीकरण मतलब कहीं पर भी एक व्यक्ति पर यह विधि लागू कर अलग अलग प्रयोगकर्ता के द्वारा अगर निष्कर्ष निकाला जाता है तो निष्कर्ष समान हमें प्राप्त होता है दोस्तों। चौथा गुण आता है वो है सार्वभौमिकता। इस विधि में कहीं भी किसी स्थान पर निश्चित दिशाओं में निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं, समान निष्कर्ष आपको प्राप्त होंगे। शुद्धता या संक्षिप्तता का गुण। यह विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक शुद्ध व संक्षिप्त है। इस विधि से अध्ययन करने में समय की भी क्या होती है? बचत होती है। चरों पर नियंत्रण। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन एक नियंत्रित वातावरण में करते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो किस में होगा? नियंत्रित वातावरण में होगा। प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे प्रभावित होकर प्राणी है जो व्यवहार करता है वह दूसरे कारकों को नियंत्रित करता है। यह प्रयोगात्मक विधि के प्रमुख गुण हो गए दोस्तों। जहां पर अच्छे गुण होते हैं वहां पर आपको पता है ना बुराइयां मिलेगी आपको। तो चलिए प्रयोगात्मक विधि के दोष भी देख लेते हैं। पहला है नियंत्रण का अभाव। इस विधि में भौतिक व रसायन विज्ञान की तुलना में पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता है क्योंकि मनोविज्ञान का अध्ययन विषय मानव व पशुओं का व्यवहार है। पूर्ण नियंत्रण के अभाव में विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होते। आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित है,
इनमें आप जब कोई भी नियंत्रण जो भी प्रयोग करते हैं तो आपका जो निष्कर्ष आता है वो एक नियंत्रित है, पूर्ण रूप से नियंत्रण संभव होता है वहाँ पे, मनोविज्ञान में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम मानव का या पशुओं का अध्ययन जो व्यवहार है उसका अध्ययन करते हैं और इस वजह से पूर्ण नियंत्रण का यहाँ प्रभाव मिलेगा। कृत्रिम अध्ययन, कृत्रिम परिस्थितियों पर आधारित परिणाम वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित परिणामों की तुलना में उतने विश्वसनीय एवं वैध नहीं होते हैं। एक तो वास्तविक परिस्थिति होती है, एक कृत्रिम परिस्थिति होती है। वास्तविक वास्तविक होता है, कृत्रिम कृत्रिम आप सभी को पता है। तो इसमें कृत्रिम परिस्थिति काम में ली जाती है, इस वजह से वो जो परिणाम हमारे आएंगे वो विश्वसनीय और वैध उतने नहीं होंगे जितने वास्तविक परिस्थिति में होते हैं। प्रयोज्य का असहयोग, कभी कभी यह पाया जाता है कि प्रयोज्य की रुचि न होने से, सहयोग न करने से भी परिणाम क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं दोस्तों। यह थी प्रयोगात्मक विधि। अगली विधि आती है विकासात्मक विधि दोस्तों। विकासात्मक विधि की सहायता से मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इसे उत्पत्ति मूलक यानी आनुवांशिक विधि भी कहा जाता है। विकासात्मक विधि का ही अन्य नाम है आनुवांशिक विधि। क्या नाम है, आनुवांशिक विधि दोस्तों। इस विधि में बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के विकास की विभिन्न सूचनाओं, अवस्थाओं व परिवर्तित व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक विधि आपकी जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था हमारी उस तक जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, सूचनाएं हैं, परिवर्तित व्यवहार है, उनका अध्ययन किया जाता है। ये दो प्रकार की होती है। विकासात्मक जो विधि आपकी ये दो प्रकार की होती है दोस्तों। पहली है दीर्घकालीन विधि दोस्तों और दूसरी है समकालीन विधि। इंपॉर्टेंट चीज रहेगी दीर्घकालीन विधि। देखिए विकासात्मक विधि दो प्रकार की है, जिसमें पहली है दीर्घकालिक विधि। दीर्घकालीन विधि में बालकों को एक ही समूह का अध्ययन दीर्घ समय तक चलता रहता है। बालकों का जो एक समूह है उसका दीर्घ यानी लंबे समय तक उसी का अध्ययन है वो चलता रहता है। इस विधि में एक ही आयु स्तर के बालकों के समूह को चुना जाता है दोस्तों। इसी समूह के बालकों की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी मानसिक, सांवेगिक तथा शारीरिक योग्यताओं के विकास क्रम का निरीक्षण और मापन है वो किया जाता है दोस्तों। अब उदाहरण के तौर पर देखिए दीर्घकालीन जो विधि है इसको अध्ययन करता है कक्षा 6 से 9 वर्ष तक अध्ययन करता है जो 6 से लेकर 9 वर्ष तक के बालकों के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करना चाहता है। तो उन्हीं बालकों का 6 वर्ष की आयु में परीक्षण किया जाएगा, फिर 6.5 वर्ष की आयु में, तत्पश्चात 7 वर्ष। इसी तरह जब बालक 9 वर्ष के हो जाएंगे तब तक उनका संज्ञानात्मक विकास के प्रत्येक पहलू का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला जाएगा। क्योंकि इस विधि में बच्चों का समूह एक ही रहता है, अतः प्रतिदर्श संबंधी त्रुटियों की संभावना नहीं रहती है। यह बात है जब कक्षा 6 आयु का बालक है, 6 वर्ष का बालक है, उससे लेकर 9 वर्ष तक का होता है। हर 6 महीने के अंतराल में उसका परीक्षण किया जाता है, चाहे कैसा भी विकास हो, संज्ञानात्मक हो, नैतिक हो, शैक्षिक हो, कोई भी मुद्दा लेकर उसका किया जाता है। तो ये लंबी प्रक्रिया चलती है, इसी को कहा जाता है दीर्घकालीन विधि दोस्तों। दूसरी होती है समकालीन विधि दोस्तों। समकालीन विधि दीर्घकालीन विधि के बिल्कुल विपरीत है। इस विधि के अंतर्गत समस्या से संबंधित समूह को चुन लिया जाता है, तत्पश्चात एक ही आयु के अथवा एक ही आर्थिक स्तर को ध्यान में रखकर समूह का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए 6 से 9 साल तक की आयु के कुछ मानसिक प्रत्युं का अध्ययन करना है, तब हम 6 से 9 साल तक के हर आयु के 6, 7, 8, 9 के 100 बच्चे अर्थात 400 बच्चों का प्रतिपद विधि से चयन कर उनका अध्ययन करते हैं। इस तरह विभिन्न आयु वर्ग की तुलना की जा सकती है। इस प्रकार शारीरिक विकास, मानसिक विकास का अध्ययन इसके द्वारा किया जा सकता है। इसमें 100 बच्चे उठा लेंगे एक साथ, 6, 7, 8, 9 के 6 वर्ष के 100, 7 वर्ष के 100, 8 वर्ष के 100, 9 वर्ष के 100 और उनका एक ही साथ एक सूची के तहत उनका अध्ययन है वो किया जाता है दोस्तों।
ये थी हमारी विधि। अगली विधि की ओर बढ़ते हैं तो आती है व्यक्ति इतिहास विधि, जिसको हम क्या कहते हैं, जीवन इतिहास विधि, जिसको हम क्या कहते हैं, केस स्टडी। समझे? इस विधि में किसी व्यक्ति विशेष की विलक्षणताओं को समझने के लिए उसके व्यक्तिगत इतिहास और उसके कुटुंब के इतिहास का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है वह महान, प्रतिभाशाली, घोर अपराधी या विक्षिप्त होता है दोस्तों। जिस व्यक्ति का हम अध्ययन करते हैं वह महान प्रतिभाशाली हो सकता है, कमजोर हो सकता है, अपराधी हो सकता है, या कुछ प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। इस विधि में व्यक्ति का पूर्व इतिहास स्वयं उसके द्वारा अथवा उसके इष्ट मित्र एवं भाई बहनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जिस व्यक्ति या जिस बालक का व्यक्ति इतिहास विधि के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं, उसका जो जिस दिन हम अध्ययन कर रहे हैं उससे पूर्व का जो इतिहास है वो पहले पता किया जाता है। स्वयं के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, परिवार के द्वारा पता किया जाता है और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं दोस्तों। व्यक्ति इतिहास विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टाइडमैन ने। किसने किया था? टाइडमैन ने सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों। इस विधि का सुव्यवस्थित प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में इसका सुव्यवस्थित जो अध्ययन है वो प्रारंभ हुआ था दोस्तों। इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि वास्तव में गहन अध्ययन की एक पद्धति, एक कला है दोस्तों। इस कारण यह है कि इस विधि में ये इकाई केवल व्यक्ति नहीं, परिवार, समूह, संस्था या समुदाय भी हो सकती है। यह है व्यक्ति इतिहास। नाम से यह मत मान लेना कि एक ही व्यक्ति, एक संस्था हो, एक समूह हो या एक परिवार हो, सभी पर इस विधि को लागू किया जा सकता है। आगे देखते हैं व्यक्ति इतिहास विधि या व्यक्ति अध्ययन विधि के गुण दोस्तों। पहला, इस विधि का नैदानिक क्षेत्र में बहुत महत्व है। नैदानिक क्षेत्र में व्यक्ति इतिहास विधि का क्या है, केस स्टडी का क्या है, महत्व है। यह विधि सूक्ष्म अध्ययन के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण। यह विधि सूक्ष्म अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण विधि होती है दोस्तों। इस विधि में कई विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। यह नहीं है कि व्यक्ति इतिहास विधि है इसमें एक ही विधि का प्रयोग होता है। जो भी हमने विधियां पढ़ी है, जो भी आगे हम विधियां पढ़ने वाले हैं, उनका इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। इससे सुविधा रहती है, वह विश्वसनीयता का स्तर भी बढ़ता है दोस्तों। इस विधि में व्यक्ति के अतीत के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति का जो अतीत है, इतिहास है, उसका कंप्लीट अध्ययन इस विधि में किया जाता है दोस्तों। व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही जटिल है, अतः इसको समझने के लिए केवल इसकी विधियों पर निर्भर न रहकर इस विधि की सहायता ली जा सकती है। छोटी से छोटी इकाई आदि को समझने के लिए यह उपयुक्त विधि मानी जाती है दोस्तों। आ गया समझ में? अब देखिए व्यक्ति अध्ययन विधि के दोष दोस्तों, क्या क्या दोष है। इसके बाद व्यक्ति अध्ययन विधि है, इसके सोपान भी हम देखेंगे। व्यक्ति अध्ययन विधि अवैज्ञानिक समझी जाती है। क्यों समझी जाती है? व्यक्ति अध्ययन विधि को हम अवैज्ञानिक समझते हैं, अमनोवैज्ञानिक समझते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इस विधि में तथ्यों का संकलन करने पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता, जो एक निश्चित वैज्ञानिक विधि में होता है दोस्तों। इस विधि में अतीत की बातों, स्मृति को ध्यान में रखकर ही घटना का अध्ययन किया जाता है। यदि विषय की स्मृति दोषपूर्ण है तो वास्तविक सूचनाएं नहीं मिल पाती है दोस्तों। इस विधि में समय व धन का अधिक व्यय होता है। समय व धन का अधिक व्यय इसके अंदर होता है दोस्तों। इस विधि में अध्ययनकर्ता को पुनरावृत्ति में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इस विधि में जो अध्ययन करता है उसको पुनरावृत्ति में कठिनाई का सामना करना पड़ता है दोस्तों। यह विधि मात्रात्मक न होकर गुणात्मक होने के कारण वस्तुपरक न होकर आत्मगत कहलाती है दोस्तों। वस्तुपरक न होकर आत्मगत, खुद से संबंधित विधि कहलाती है दोस्तों। ये थे व्यक्ति इतिहास विधि के दोष।
अगले बात करते हैं हम व्यक्ति इतिहास विधि के सोपान, किन कर्मों से ये गुजरती है। सबसे पहले समस्या का निर्धारण एवं उसका परिभाषीकरण, समस्या का चयन कीजिए, निर्धारण कीजिए, उसका परिभाषा के रूप में उसका चयन कीजिए। फिर सूचना का संकलन कीजिए, इतिहास से रिलेटेड सूचनाओं का विश्लेषण और उनकी व्याख्या करनी है। फिर उपचारात्मक उपाय सुझाना है उसके बाद, और अंत में रिपोर्ट लिखना है दोस्तों। यह सोपान है जिनसे व्यक्ति अध्ययन विधि है जो गुजरती है दोस्तों, और यह होती है आपकी केस स्टडी, व्यक्ति इतिहास विधि दोस्तों। अगली जो शिक्षा मनोविज्ञान की विधि आती है वो आती है मनोविक्रियात्मक विधि। मनोविक्रियात्मक विधि है दोस्तों, पद्धति का प्रयोग मानसिक बीमारियों एवं मानसिक अवनति के कारणों को समझने के लिए किया जाता है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए ये। इस विधि का प्रयोग रोगी मनोविज्ञानवेत्ता अपने रोगियों व उनकी बीमारियों के अध्ययन के लिए बहुत अधिक करते हैं। किसका प्रयोग? मनोविक्रियात्मक विधि का दोस्तों। अगली मनोविज्ञान की विधि आती है तुलनात्मक विधि। नाम से पता चल गया, तुलना करके अध्ययन करना दोस्तों। इस विधि में विभिन्न पशुओं के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विभिन्न पशु है, उन पशुओं का तुलना करके अध्ययन किया जाता है। विभिन्न पशुओं में मूल प्रवृत्तियां किस प्रकार कार्य करती है, उनमें बुद्धि का विकास कैसा होता है आदि इसके अध्ययन के विषय होते हैं दोस्तों। कभी कभी किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने में कठिनाई होती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके व्यवहार की सही जानकारी के लिए पशुओं के व्यवहार से उसकी तुलना करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, जिसे व्यक्ति के व्यवहार को समझने में सहायता हमें मिलती है दोस्तों। और यह होती है आपकी तुलनात्मक विधि दोस्तों। अगली जो मनोविज्ञान की विधि आती है वो है समाज मिति विधि दोस्तों। समाज मिति विधि इंपॉर्टेंट विधि भी ये रहेगी दोस्तों। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम J.L. मोरेनो ने सामूहिक मनोबल के मापन में किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, जो समाज मिति विधि है उसका प्रयोग J.L. मोरेनो ने सामूहिक मनोबल का मापन करने के लिए इसका किया था, और ये एक नवीन विधि होती है दोस्तों। किसी समूह के सदस्यों के बीच प्राप्त स्वीकृति, अस्वीकृति, विकर्षण तथा आकर्षण को समाज मिति विधि कहा जाता है। जॉन एटकिंसन इस विधि का नाम नॉमिनेटिंग टेक्निक रखा है। जॉन एटकिंस है, उन्होंने समाज मिति विधि का नाम रखा है नॉमिनेटिंग टेक्निक दोस्तों। इस विधि में पूछे गए प्रश्नों एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर एक समूह के प्रत्येक व्यक्ति को एक वृत्त में दर्शाया जाता है, जिसे सोशियोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशियोग्राम दोस्तों। समाज मिति विधि के आगे बारे में देखिए। इस विधि पारस्परिक अंतर संबंधों के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका ये विधि है जो आपकी निभाती है दोस्तों। तो यह है आपकी समाज मिति विधि या नॉमिनेटिंग टेक्निक दोस्तों। अगली विधि की ओर बढ़ते हैं तो आती है सर्वेक्षण विधि दोस्तों। देखिए यहाँ पे दो कथन दिए गए, दो कथनों से सर्वेक्षण विधि आपके समझ में आ जाएगी। मनोविज्ञान में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका ठीक ढंग से अध्ययन यदि कोई अध्ययन करता एक छोटा प्रतिदर्श यानी व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अध्ययन में शामिल किया जाता है उसको प्रतिदर्श कहा जाता है। यह प्रतिदर्श क्या होता है देख लेना। तो देखिए मनोविज्ञान में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका ठीक ढंग से अगर अध्ययन यदि कोई अध्ययन करना चाहता है तो एक छोटा प्रतिदर्श लेकर करना चाहिए। तो ठीक वह वैज्ञानिक ढंग से वह नहीं कर पाता। इस तरह की समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रतिदर्श का बड़ा होना व समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से व्यक्तियों को लेना अनिवार्य हो जाता है। जब एक अध्ययनकर्ता एक छोटा प्रतिदर्श यानी कि व्यक्तियों की संख्या जिनको अध्ययन में शामिल करना है, प्रतिदर्श उनको कहते हैं, कम व्यक्ति लेकर अध्ययन करता है लेकिन वो ठीक या अच्छी तरह से उनका अध्ययन नहीं कर पाता है, तब उस अध्ययनकर्ता को बड़ा प्रतिदर्श लेना पड़ता है दोस्तों। अब देखिए सर्वेक्षण विधि के बारे में। समाज में बच्चों के पालन पोषण के अभ्यास के प्रति मनोवृत्ति का अध्ययन,
शादी से पहले होने वाले लैंगिक संबंधों का अध्ययन करना, किशोरों में विशेष औषध प्रयोग से संबंधित समस्या आदि कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं जिनका अध्ययन के लिए प्रतिदर्श को बड़ा व सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व का होना अनिवार्य है। और इस तरह की समस्याओं के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक द्वारा सर्वे विधि अपनाया जाता है। हम देखते नहीं है क्या, जब चुनाव होते हैं तो जहाँ पर भी चुनाव है तो वहाँ पर रिपोर्टर पहुँच जाते हैं और वे सर्वे करते हैं, अलग अलग समुदाय अलग अलग लोगों से वो बातें करते हैं, उनका मत जानते हैं वो किनका सपोर्ट करेंगे। तो वो क्या होता है, एक सर्वे होता है और उसी को कहा जाता है सर्वेक्षण विधि। दोस्तों ये हो गई आपकी सर्वेक्षण विधि। अगली विधि की ओर हम बढ़ते हैं तो आती है निदानात्मक विधि दोस्तों, जिसको हम उपचारात्मक विधि भी कहते हैं। इस विधि द्वारा व्यक्ति के जटिल व अवांछनीय व्यवहार के कारणों को ज्ञात करके उनका उपचारात्मक उपाय किया जाता है। पहले निदान कीजिए फिर उसका उपचार कीजिए। निदानात्मक उपचारात्मक विधि। एक बालक है जिसके सामने समस्या है, तो पहले तो कारण पता कीजिए कि उसको समस्या है कहाँ पर, फिर उसका पता कीजिए कि कौन सी समस्या है, क्यों है ये समस्या, और जो समस्या है उसका पता लग जाने पर उस समस्या को हल कीजिए, उसका सुझाव कीजिए, यानी उसका उपचार कीजिए। दोस्तों ये एक व्यक्तिगत विधि है, इसमें एक ही व्यक्ति है, उसको उसकी समस्या का पता किया जाता है। ये समस्यात्मक बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विशेष रूप से उपयोगी है। इस विधि द्वारा निम्न प्रकार की समस्याओं का निदान किया जाता है, जैसे अपराधी प्रवृत्ति के बालक है, हकलाने व या तुतलाने वाले बालक है, पढ़ने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करने वाला बालक है, गंभीर संवेगों के शिकार बालक है, या मानसिक रोगों से ग्रसित बालक है। इनका निदानात्मक उपचारात्मक पद्धति के द्वारा अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अगली विधि हमारी आती है मनोविश्लेषणात्मक विधि दोस्तों, जिसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड, स्थान वियना ऑस्ट्रिया। दोस्तों इस विधि में मनोनिदानात्मक तकनीकों की सहायता से व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन कर उसकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। अचेतन मन में रहती है अतृप्त इच्छाएं, और अतृप्त इच्छाओं की जानकारी मनोविश्लेषण विधि में होती है दोस्तों, एवं उन इच्छाओं का परिष्कार या मार्गांतरीकरण व्यक्ति का उपचार किया जाता है। जो अतृप्त इच्छाएं होती है ना, यही सबसे बड़ी हमारे सामने समस्याएं रहती है। तो इनका क्या किया जाता है, या तो इनका मार्ग बदल दिया जाता है या इनका उपचार किया जाता है, और फिर उसके द्वारा व्यक्ति का उपचार हो जाता है। दोस्तों अचेतन में निहित व्यक्ति की अतृप्त इच्छाओं को जानने के लिए शब्द साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण जैसी प्रक्षेपीय विधियों का भी प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। दोस्तों ये होती है मनोविश्लेषणात्मक विधि। अगली विधि आती है हमारी प्रश्नावली विधि। दोस्तों प्रश्नावली विधि के जनक है सुकरात। कागज पेंसिल परीक्षा विधि भी इसको ही कहा जाता है। प्रश्नावली को कागज पेंसिल परीक्षा विधि। दोस्तों प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वुडवर्थ ने। शिक्षा मनोविज्ञान की इस विधि में प्रयोगकर्ता किसी समस्या के संबंध में कुछ प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार कर लेता है। कुछ प्रश्नों की एक प्रश्नावली बना ली जाती है और फिर बालक के समक्ष उसको रख दिया जाता है। उनसे प्राप्त उत्तरों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। दोस्तों अब देखिए ये प्रश्नावली अलग अलग प्रकार की होती है। ये प्रश्नावली खुली या अप्रतिबंध प्रश्नावली, बंद या प्रतिबंध प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली, चित्रात्मक प्रश्नावली अलग अलग प्रकार की हो सकती है। दोस्तों खुली प्रश्नावली में व्यक्ति के समक्ष प्रश्न रखे जाते हैं जिनका उत्तर वह स्वयं अपने शब्दों में लिखता है, निबंधात्मक प्रश्न मान लो आप। बंद प्रश्नावली में व्यक्ति के प्रश्नों के साथ दिए गए हैं बंद प्रश्नावली में व्यक्ति के प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। प्रश्नों के साथ विकल्प दिए रहते हैं, उनमें से एक विकल्प है जो सही है उसको चुनना पड़ता है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मिश्रित प्रश्नावली में उपरोक्त वर्णित दोनों प्रकार के प्रश्नों को रखा जाता है। जैसे हमने कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 के अंदर हमारे वस्तुनिष्ठ भी आते थे, निबंधात्मक प्रश्न भी आते थे, तो वो मिश्रित प्रश्नावली का उदाहरण है। चित्रात्मक प्रश्नावली अशिक्षित व्यक्तियों व बालकों के लिए, यानी चित्रों के माध्यम से उनका है जो अध्ययन किया जाता है, वो होती है चित्रात्मक प्रश्नावली। दोस्तों यह हो गई प्रश्नावली विधि। अगली हमारी आती है सांख्यिकी विधि। दोस्तों
मनोविज्ञान की अध्ययन सामग्री को वस्तुनिष्ठ रूप देने का श्रेय सांख्यिकी विधि को जाता है। मनोविज्ञान की जो अध्ययन सामग्री है उसको वस्तुनिष्ठ रूप है वो दिया है सांख्यिकी विधि ने दोस्तों। इस विधि में प्रदत्त समस्या के संबंध में विभिन्न आंकड़े एकत्रित कर सांख्यिकी विधियों की सहायता से उनका विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं दोस्तों। सांख्यिकी विधि के द्वारा परिणामों की विश्वसनीयता, शुद्धता एवं वैधता की जांच की जाती है दोस्तों। यह हो गई आपकी सांख्यिकी विधि। अगली आती है हमारी मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान की विधि जो है साक्षात्कार विधि दोस्तों। साक्षात्कार, आमने सामने बैठकर जिनका अध्ययन किया जाए। जैसे सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने से की गई बातचीत को इस साक्षात्कार कहा जाता है। अगर आप दोस्त हैं वो अपने सामने बैठकर अपनी बात कर रहे हैं तो वो एक साक्षात्कार का ही प्रकार होगा दोस्तों। करलिंगर के अनुसार देखिए, साक्षात्कार एक आमने सामने की अंतर व्यक्तिक भूमिका प्रशस्ति होती है, जिसमें एक व्यक्ति अर्थात भेंट करता साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति अर्थात प्रत्यर्थी से शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है दोस्तों। साक्षात्कार एक मौखिक प्रश्नावली होती है। इसके अंदर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, लिखित नहीं पूछे जाते। इसमें उत्तर लिखने के स्थान पर आमने सामने की स्थिति में साक्षात्कारदाता मौखिक उत्तर देता है दोस्तों। अब देखिए साक्षात्कार अलग अलग प्रकार का होता है। साक्षात्कार के प्रकार दो प्रकार होता है, एक संरचित साक्षात्कार, दूसरा होता है असंरचित साक्षात्कार दोस्तों। संरचित साक्षात्कार किसको कहते हैं? संरचित साक्षात्कार उसे कहा जाता है जिसमें साक्षात्कारकर्ता विषय से पूर्व निर्धारित प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछता है तथा विषय द्वारा दिए गए उत्तरों को एक मानकीकृत फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह के साक्षात्कार में साक्षात्कार देने वाले सभी व्यक्तियों से एक ही तरह का प्रश्न एक निश्चित क्रम में पूछकर साक्षात्कारकर्ता एक खास निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस तरह के साक्षात्कार को अन्य नामों जैसे औपचारिक साक्षात्कार या प्रतिकृत साक्षात्कार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। दूसरा होता है असंरचित साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों से जो प्रश्न पूछता है वह पूर्व निर्धारित नहीं होता है और न तो वह किसी एक क्रम में इन प्रश्नों को पूछता है। इस तरह के साक्षात्कार में कोई भी समय सीमा भी नहीं होती है दोस्तों। तो ये दो प्रकार संरचित और असंरचित साक्षात्कार होता है। अब देखिए मित्रों, हम अगर बात करें कार्य या कोई उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार की तो ये 5 प्रकार का होता है। नैदानिक साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार, चयन साक्षात्कार और केंद्रित साक्षात्कार दोस्तों। एक एक के बारे में विस्तृत व्याख्या कर लेते हैं। पहला आता है नैदानिक साक्षात्कार। इसे गहन साक्षात्कार भी कहा जाता है दोस्तों, जिसमें भेंटकर्ता साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति की अंतर्निहित भावनाओं, प्रेरणाओं एवं संघर्षों के अध्ययन में अधिक रुचि दिखलाता है दोस्तों। इसमें साक्षात्कारकर्ता को पहले से पता होता है कि साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति से किस विषय पर बातचीत करनी है। यह होता है नैदानिक साक्षात्कार। दूसरा होता है शोध साक्षात्कार। इसका मुख्य उद्देश्य शोध समस्याओं के प्रस्तावित समाधान के बारे में विस्तृत ब्यौरा तैयार करना होता है। यूंग के अनुसार इस तरह का शोध अधिकतर उन वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष समस्या का उत्तर तुरंत पा लेना चाहते हैं दोस्तों। तीसरा है निदानात्मक साक्षात्कार। यह साक्षात्कार किसी विशेष रोग से संबंधित कारकों को पता लगाने में किया जाता है। कोई रोगी है तो डॉक्टरों की टीम बनके आपस में चर्चा करके वो उसके निदान की ओर निकलते हैं, तो वो होता है निदानात्मक साक्षात्कार। चौथा साक्षात्कार आता है, वो आता है चयन साक्षात्कार। यह किसी पद या नौकरी के लिए चयन के लिए किया जाता है, जो है चयन साक्षात्कार, जिसके आधार पर विषय की मनोवृत्ति, अभिक्षमता, क्षमता, आचरण आदि के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। इस तरह के साक्षात्कार
मूल उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि विषय कहाँ तक अपनी मनोवर्ती अभिक्षमता, क्षमता, अनुभव, योग्यता के आधार पर किसी पद या नौकरी के लिए योग्य होगा। इस ढंग का साक्षात्कार औद्योगिक मनोविज्ञान, प्रशासन मनोविज्ञान में काफ़ी लोकप्रिय होता है। हमारी एजुकेशन लाइन में ही ये चयन साक्षात्कार ही काम में लिया जाता है दोस्तों। और पांचवा जो साक्षात्कार होता है वो है केंद्रित साक्षात्कार। केंद्रित साक्षात्कार का संबंध वैसे लोगों या विशेष से होता है जिसने स्वयं किसी घटना विशेष, जैसे दुर्घटना या कोई विशेष चलचित्र देखा हो या कोई विशेष कमेंट्री सुनी हो। केंद्रित एक मुद्दे पर केंद्रित होता है, जिसने कोई चीज़ देखी हो उसके बारे में उससे पूछना दोस्तों। इस प्रकार के साक्षात्कार में सिर्फ उन्हीं प्रशस्तियों पर प्रकाश डाला जाता है जिनका परीक्षण साक्षात्कार से पहले किया जा चुका होता है दोस्तों। और यह थी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां दोस्तों। अब कमेंट करके बता दो क्लास आपको कैसी लगी। नीचे यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, आप सभी साथी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।